लॉ एंड पॉलिटी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी वीडियो जिसमें एलएलबी के 6th सेमेस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इस संविधियों की व्याख्या का अर्थ। तो मैं आपको बिना रुके तो आइए बिना देरी किए हुए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर साल एग्ज़ाम में चाहे छोटे क्वेश्चन के रूप में चाहे बड़े क्वेश्चन के रूप में आता ज़रूर है, क्योंकि चाहे इसमें केस से रिलेटेड दे या फिर इसके मीनिंग से रिलेटेड दे, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जैसे कि इसमें दिया गया कि विधि की व्याख्या का क्या अर्थ है, तो इसमें दिया गया कि संविधि की व्याख्या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विधान के तात्पर्य या अर्थ को समझा जा सकता है। विधान यानी जो भी कानून बनाया जाता है उसके तात्पर्य, क्योंकि हम सबको पता है कि जो लॉ है उसकी भाषा थोड़ी अलग है। जैसे डॉक्टर की भाषा अलग होती है, हम आम आदमी नहीं समझ पाता, ऐसे ही एलएलबी से रिलेटेड जो भाषा है, लॉ से रिलेटेड जो भाषा वो अलग है, उसे हम आदमी नहीं समझ पाता और उसे समझाने के लिए उसको क्या करनी पड़ती है, व्याख्या करना होता। तो यहाँ उसके विधान यानी कानून के तात्पर्य और अर्थ को समझाने से है। जैसे कि इसमें दिया गया व्याख्या व्याख्या क्या एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ है व्याख्या के कार्य से होता है, समझाने की शक्ति से होता है। विधायन संविधि की व्याख्या वास्तव में विधायन को समझाने के आशय से होता है, यानी इंटेंशन से होता है कि उसका इंटेंशन क्या है। अगर कोई कानून बना है तो उसका कोई ना कोई इंटेंशन होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और उसको आम आदमी किस वे में ले जाए उससे अच्छा है कि उससे पहले से समझा दिया जाए, उसका आशय बता दिया जाए, उसका मतलब क्या है, बनाने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे व्याख्या कुछ उद्देश्य भी दिया गया है, जिसमें मैक्सवेल की जो परिभाषा है वो मुख्य है। मैक्सवेल के अनुसार किसी संविधि की जो भी व्याख्या की जाती है उसका उद्देश्य यह है कि जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसका स्पष्ट रूप से यानी एक्सप्रेसिव रूप से या उपलक्षित रूप से इम्प्लाइड का क्या है। भाषा के भी दो रूप होते हैं, एक अर्थ कि जो भाषा है उसका स्पष्ट रूप क्या, उपलक्षित रूप क्या, मतलब लागू क्या होगा अगर उसमें लागू किया जाएगा, इम्प्लाइड किया जाएगा। तो दोनों रूपों से ही उसे दोनों ही परिस्थितियों में उस बात को समझाने से की गई है कि उसकी जो व्याख्या व्यवहारिक है भी या नहीं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी कानून बनता है, जो भी विधेय बनता है, विधान बनता है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, उसका आशय क्या, उसका इंटेंशन क्या है, वो समझाने से रिलेटेड है। तो यहाँ पर व्याख्या की दो प्रकार बताए गए हैं, शाब्दिक एवं व्याकरणमूलक व्याख्या। जैसा कि हिंदी में हम पढ़ते हैं कोमा का महत्व है, वैसा ही इसमें लॉ में भी, विधि में भी कोमा का भी महत्व। अगर कोमा शब्द के आगे लग जाता तो उसका अर्थ भी चेंज हो जाता है और लाइन मीनिंग भी चेंज हो जाता है। वैसे ही कोमा पीछे शब्द के पीछे लगता है तो भी दोनों भाव में ही उसके भाव चेंज हो जाते हैं। तो ये जो कोमा से रिलेटेड जो शब्द बताया गया है संविधि की व्याख्या से, वो वर्लपूल कॉर्पोरेशन ऑफ से रिलेटेड जो केस हुआ था 1999 में, उसमें बताया गया है। वर्लपूल कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क 1999 का केस आया, उसमें न्यायाधीश ने बताया था कि कोमा शब्द के आगे लगाने से और शब्द के पीछे लगाने से भी भाषा में अंतर आ जाता है। अब हम बताएंगे कि व्याख्या के इसके जो शब्दों की व्याख्या है उसके कितने प्रकार है। दो प्रकार का है, एक शाब्दिक यानी व्याकरणमूलक व्याख्या यानी लिटरेचर ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, दूसरा है तार्किक और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। शाब्दिक या व्याकरणमूलक व्याख्या से तात्पर्य है जो कि हम अब देखेंगे कि क्या इसका मीनिंग क्या है। संविधि व्याख्या के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि किसी कानून की ज्यों की त्यों व्याख्या की जाए और व्याकरण के नियमों से शब्दों के प्रयोग का जो अर्थ होता है उसे ही ठीक माना जाए। ये आपकी जो शाब्दिक या व्याकरणमूलक व्याख्या है उससे रिलेटेड है, मीनिंग है कि
उसका मीनिंग ये है कि जो भाषा दी गई है वही उसका सही अर्थ समझा जाए। और इसमें इस प्रकार इसमें एक इंग्लिश में एक शब्द भी है जो इस प्रकार बोला गया है, वो अभी दिखाते हैं आपको। लिटरा LITERA, यहाँ पर जैसे बताया कि लेटरा स्क्रिप्टा या लेटरा लेजिस, जिसका अर्थ है जो लेखबद्ध किए गए शब्द वैध शब्द ही विधि का ज्ञान कराते हैं। अर्थात जो कि तो भाषा यूज होती है वही इसका विशेष, वही जो वाक्य प्रयोग किए गए वही विधि का एक भाग है और वही उसकी व्याख्या है। यहाँ पे दो केस दिए गए हैं, कुछ केस हैं जिनका नाम मैं बताऊंगी। उसमें बताया गया है कि जो न्यायाधीश है उसमें विधि की भाषा में परिवर्तन और सुधार करने का अधिकार नहीं है। वो कौन से केस हैं वो अभी मैं आपको बता रही हूँ। एक केस है ये जमुना प्रसाद व राज्य। इस केस में बताया गया कि जब विधि की शब्दावली स्पष्ट होती है उसमें किसी प्रकार का कोई यानी डबल मीनिंग का आभास नहीं होता, तो जो उसमें सही स्पष्ट है तो वही मीनिंग निकल रहा है तो उसकी ओर व्याख्या नहीं की जाएगी, उसका अर्थ वही लिखाया जाएगा जो भाषा में दिखाई दे रहा है। इसलिए उसकी जो शब्दावली है उसका अर्थ का अनुमान वही लगाया जाएगा जो कि सर्वोत्तम मान जैसे जो उसमें दी गई है। अब हम आपके सामने लेंगे दूसरा केस है जिसमें भी बताया गया है क्या है वो। ये केस है कन्हैयालाल सुर बनाम परमनिधि 1967। इसमें बताया गया कि यदि कोई निर्णय दिया गया है और उसमें शब्दों की व्याख्या का एक ही अर्थ निकलता हो तो न्यायालय के लिए यह न्यायोचित नहीं है कि उसका काल्पनिक अर्थ इस आधार पर ढूंढे कि एक काल्पनिक अर्थ विधानमंडल के तथाकथित जो विधानमंडल ने जो आशय है उससे अधिक सुसंगत है। कहने का भाव यह है कि इसमें यदि दो व्याख्याएं निकलती होंगी तो उसके आधार पर उस व्याख्या को महत्व दिया जाएगा, उस व्याख्या को स्वीकार किया जाएगा जो अधिनियम की नीति को प्राप्त करने में सहायक होती है। यदि पहली व्याख्या अधिनियम की नीति को कमज़ोर बनाती है तो उसे नहीं अपनाया जाएगा, लेकिन जो व्याख्या अधिनियम की नीति को प्राप्त करती है उसी को स्वीकार करने की प्राथमिकता दी जाएगी, उसमें कोई अपनी तरफ से फेरभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आपकी जो शाब्दिक और व्याकरणिक व्याख्या है उससे रिलेटेड दो केस हैं जिसमें समझाया गया कि जिस भाषा है जो कि जैसे शब्द दिए गए हैं जो का त्यों व्याख्या की जाए और व्याकरण शब्दों के प्रयोग के अर्थ ही ठीक माना जाए। अब आपके लिए दूसरा है तार्किक व्याख्या यानी लॉजिक इंटरप्रिटेशन। इसमें भी भाषा का जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है कि जहाँ किसी संविधि की शब्दावली या व्याकरण मूलक गठन इस प्रकार का होता है कि उसका साधारण अर्थ विधि के वास्तविक उद्देश्य में अनेक संदिग्धताओं एम्बिग्यूट्स को प्रकट करता है या किसी असुविधा का कारण बन जाता है, उसका कोई अत्यंत ही अतियुक्त परिणाम निकलता है या उससे कोई कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है, यह कोई न्याय विरुद्ध निष्कर्ष निकलता है जो संभवतः उस कानून का उद्देश्य न था, तो ऐसी अवस्था में उसकी व्याख्या में न्यायालय कुछ हेर फेर करके या वाक्य की बनावट को कुछ बदल कर भी अनुकूल अर्थ निर्धारित कर सकता है। इसे तार्किक व्याख्या कहते हैं। इसके कहने का भाव है कि जो भी कानून जो व्याख्या है इसमें कानून के शब्दों को छोड़ करके भाषा द्वारा विधि के का अनुमान लगा जो आशय है उसके समिति के आशय को निर्धारित किया जा सके वही माना जाएगा। और इसमें न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि जो व्यवस्थापिका ने संविधि बनाई का है उसका उद्देश्य क्या है, और इसमें एक शब्द है जिसके द्वारा इसे निर्धारित किया गया उसे क्या बोलते हैं बताते हैं आपको। ये द मेंशेरा और सेंटेंटिया लेजिस यानी विधि के वास्तविक अभिप्राय को निश्चित करना भी कहते हैं कि जो विधि का वास्तविक अभिप्राय क्या है वो निश्चित किया जाता है तार्किक व्याख्या के अनुसार। ठीक है, और सामंत के अनुसार इसमें तार्किक व्याख्या में दो अपवाद भी दिए गए हैं। प्रथम, जब विधि के शब्द तार्किक ढंग से दोषपूर्ण हो और उनसे एक निश्चित समन्वित और पूर्ण विचार प्रकट न हो।
और दूसरा दिया है कि उस समय जब भाषा के अर्थ का ऐसा परिणाम निकला हो जो सर्वथा स्वीकार्य हो या बुद्धि संगत न हो या विश्वास हो कि अमुक प्रकार का आशय व्यवस्थापिका का कभी नहीं रहा होगा। तो ऐसे समय में तब तर्क की दृष्टि से इस प्रकार जो दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसमें जो ध्वनित आशय है, विधि का ध्वनित आता है, उसी का ही सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि अनेकार्थ आ जाए, असंगति आ जाए, अपूर्णता आ जाए, तो ऐसी अवस्था में न्यायालय को जो उनका विशेष अर्थ है, जिस आशय से उसे बनाया गया है, वही अर्थ माना जाएगा। और अंत में निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि जो सांविधिक व्याख्या वह प्रक्रिया है जिससे न्यायालय किसी विधान विशेष के अर्थों का निर्धारण करता है, जिससे वह विधान उसी अर्थ में लागू हो सके और समझा जा सके जिस अर्थ, भाव और आशय से न्यायालय ने निरूपित किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो, उन मिस्टेकों को नज़रअंदाज करते हुए उसके अच्छे भाव को समझने का प्रयास करें। जैसे कि संविधि की व्याख्या में दिया गया है कि इसकी जो आशय है, इंटेंशन है, उसको समझाया जा सके। पेपर के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी, क्योंकि हमने एग्ज़ाम में क्या लिखना होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसी के आधार पर हम आगे अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।